नमस्कार, मैं पीसी तिवारी। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्रिया। वैसे क्रिया का चैप्टर तो बहुत लंबा है हिंदी व्याकरण में, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं उतना ही चर्चा करूंगा जो परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे छोटी एग्जाम हो, चाहे बड़ी परीक्षाएं हो, सबको मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ एक वीडियो में। देखिए, क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। अब आती है बात क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। करने या होने का पता चलता है, दोनों शब्दों पर गौर करिए। जिस शब्द से, उस शब्द को क्रिया कहते हैं जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मोहन खीर खाया, ये बताइए किस शब्द से पता चल रहा है कि काम हो रहा है? या तो मोहन, या तो खीर, या तो खाया। मोहन शब्द से तो पता नहीं चला कि काम हो रहा है। खीर शब्द से तो पता नहीं चल रहा है कि काम हो रहा है। खाया शब्द से पता चल रहा है कि कोई एक्शन हो रहा है। तो एक्शन वाले जितने वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो यहाँ खाया से पता चल रहा है कि काम हो रहा है। इसी तरह से वे चाय पीने लगे, यहाँ पीने लगे शब्द से पता चल रहा है कि काम हो रहा है कोई। यहाँ पर देखिए, तुमने मुझे फूल दिया, दिया शब्द से पता चला कि कोई काम हो रहा है। ठीक है ना? तो इस तरह से ये सभी क्रियाएं हैं। इसी तरह से यहाँ पर सलमा बैठी है, बैठने से पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है, एक अवस्था का पता चल रहा है, इसे कोई कर नहीं रहा है। बच्चे दौड़ रहे हैं, ये भी काम हो रहा है। तुम हंसने लगे, ये भी काम, हंसना भी हो रहा है। अब आपको कोई कहे कि आप हंसिए, तो आप हंसेंगे? नहीं हंस पाएंगे। कोई कहे रोइए, तो आप रोएंगे? जब तक आपकी मनोदशा वैसी नहीं होगी तब तक आप न हंसेंगे न रोएंगे। ठीक है? तो इसलिए ये अवस्थाएं कही जाती, ये काम हो रहा है, इसे कोई कर नहीं रहा है। खैर, इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब आपके समझ में आ गया होगा कि इन सभी शब्दों से पता चल रहा है कि या तो काम कोई कर रहा है या तो हो रहा है। बारिश हो रही है, वह जा रही है, अनेक क्रिया शब्द आपको पता चल जाएंगे। अब आप अपने से समझते रहिए इसको, लेकिन ये समझ में आ गया कि या तो काम कोई कर रहा है या तो हो रहा है, यही क्रिया है। अब इसमें बात आती है धातु क्या होता है। धातु को अंग्रेजी में रूट कहते हैं। ठीक है ना? तो धातु ये होता है कि क्रिया का जो मूल रूप होता है, मूल रूप क्या होता है? असली रूप, ओरिजिनल फॉर्म, उसी को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया का धातु रूप यानी कि मूल रूप। देखिए, कोई भी क्रिया होती है उसके कई रूप होते हैं। ठीक है ना? जैसे पढ़ना क्रिया को लीजिए, पढ़ना, अच्छा, एक है पढ़ेगा, दूसरा शब्द हुआ पढ़ा, पढ़ाई, पढ़ाया, पढ़वाया, ऐसे अनेक रूप इसके हैं। लेकिन यहाँ पर जब ध्यान देंगे तो एक चीज का पता चलेगा। अब धातु रूप है, इसको ध्यान से देख लीजिए कि सब में एक कॉमन चीज है, एक सामान्य चीज है। सब में एक सामान्य शब्द हर जगह है, वो है पढ़। पढ़ जो ध्वनि है, जो आवाज है, वो हर जगह आ रहा है, ये पढ़ शब्द। तो इसलिए यही मूल रूप है। इसी मूल रूप में तरह तरह के प्रत्यय लगाकर और शब्द बनाए जाते हैं। अब देखिए, मूल रूप आप समझ गए, और किसी भी क्रिया का मूल रूप पहचानने का एक आसान सा तरीका मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कोई भी क्रिया है, उस क्रिया को तू के साथ, तू सर्वनाम के साथ प्रयोग कर देना है। जैसे पढ़ना क्रिया है, आप इसको तू सर्वनाम के साथ प्रयोग कर देंगे तो आप क्या कहेंगे? तू पढ़। तो जो रूप क्रिया का मिलेगा यही क्या होगा? धातु रूप होगा। ऐसे ही लिखना से तू लिख, तो तू लिख, तो लिख तू के साथ प्रयोग करने पर आया शब्द आपको मिला, तो ये क्या हो गया? धातु रूप हो गया। तो इस तरह से ये क्रिया का धातु रूप भी आप पहचान गए। अब देखिए, क्रिया का एक सामान्य रूप होता है। ठीक है ना? तो सामान्य रूप कैसे बनता है? इसी धातु रूप में, मतलब क्रिया के मूल रूप में ना प्रत्यय जब हम जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे जा,
जा मूल रूप है, इसमें ना जोड़ देंगे जाना। ऐसे ही खा में मूल शब्द है, मूल धातु है, तो खा में ना जोड़ेंगे तो खाना। हंस में ना जोड़ेंगे तो हंसना। इस तरह से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। अब हम चर्चा करेंगे क्रिया के भेदों की, काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब के अंतर्गत हम ये देखेंगे, क्रिया के भेदों के अंतर्गत, कि इसको कितने तरीके से विचार किया जाता है क्रिया पर। तो क्रिया पर दो तरह से विचार किया जाता है, एक या तो कर्म के आधार पर या फिर प्रयोग या संरचना के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले इस कर्म के आधार पर हम लोग देखते हैं कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के देखिए दो भेद होते हैं, ठीक है ना। एक तो अकर्मक क्रिया होती है और एक दूसरी सकर्मक क्रिया। तो पहली जो है अकर्मक क्रिया, और दूसरी सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक और सकर्मक कहते किसे हैं? अब देखिए यहीं पर इसी शब्द में इसकी परिभाषा छिपी हुई है। यहां पर लिखा है अ का मतलब होता है नहीं, और ये कर्म है, और क मतलब करने वाली। कर्म नहीं करने वाली क्रिया, जो कर्म नहीं करने वाली क्रिया है वही अकर्मक क्रिया होती है। कहने का मतलब यह है कि जो क्रिया होगी अगर उसके साथ कर्म नहीं होगा या उस क्रिया को कर्म की जरूरत नहीं है तो आप समझिए कि वो अकर्मक क्रिया है। अब यहां पर कुछ उदाहरण देखिए, ये उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 6। सलमा बैठी है, देखिए सलमा कर्ता, उसके बाद क्रिया आ गई है। बैठने के लिए कर्म की जरूरत नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। बच्चे दौड़ रहे हैं, बच्चे कर्ता और इसके बाद क्रिया है, किसी कर्म की जरूरत नहीं है, इसलिए यह भी अकर्मक क्रिया है। तुम हंसने लगे, ठीक है, यहां तुम कर्ता और हंसने लगे क्रिया। इस क्रिया को भी किसी कर्म की जरूरत नहीं है, इसलिए ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। अब दूसरी बात आती है सकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया क्या होती है? अब इसमें भी ध्यान देंगे तो क्या है, आपको मिलेगा स का मतलब साथ में, और कर्म क अर्थात करने वाली, यानी कि साथ में कर्म को करने वाली क्रिया, कर्म को करने वाली क्रिया है, मतलब साथ में कर्म जुड़ा रहता है। ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की जरूरत होती है, यानी ऐसी क्रिया जिसमें कर्म जरूर रहता है, वो सकर्मक क्रिया होती है। समझ गए? अकर्मक का मतलब जिस क्रिया के लिए किसी कर्म की जरूरत नहीं होती है। सकर्मक यानी कि जिस क्रिया को करने के लिए कर्म की जरूरत होती है। ठीक, अ और स से यह अंतर समझ में आ जाता है। अब देखिए सकर्मक क्रियाएं कहां पर है। मोहन खीर खाया, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 उदाहरण यहां पर देखिए। मोहन खीर खाया, मोहन क्या खाया? खीर खाया, यही इसका कर्म है, ठीक है ना। खाना जो है इसका प्रभाव खीर पर पड़ रहा है, इसलिए खीर कर्म हुआ। वे चाय पीने लगे, क्या पीने लगे? चाय पीने लगे। पीने लगे क्रिया है, इसका प्रभाव फल किस पर पड़ रहा है? चाय पर, तो चाय कर्म हो गया। तुमने मुझे फूल दिया, दिया क्या दिया? फूल, इसका कर्म क्या हो जाएगा? फूल। तो इन सब में कर्म की जरूरत है, इसलिए सभी सकर्मक क्रियाएं हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन अकर्मक क्रिया है, कौन सकर्मक क्रिया है। ये पहचानने का बहुत आसान तरीका है। इस तरीके को हम देखेंगे। देखिए कोई भी क्रिया है, अब क्रिया कई बार ऐसा भी परीक्षा में पूछा जाता है, क्रिया पहचानी है, आपको अपने से पहचानना है और वहां पर यह भी देखना है कि ये कौन सा भेद है, अकर्मक है कि सकर्मक है। तब आपको क्रिया पहचान का तरीका, जिस शब्द से तो पता चल गया कि काम हो रहा है या कोई कर रहा है वो क्रिया है, एक और तरीका है। जो हिंदी की रचना है, वाक्य रचना,
उसमें जो क्रियाएं होती हैं वो क्रिया का प्रयोग वाक्य के सबसे अंत में किया जाता है। अंग्रेजी की रचना इससे अलग है, वहां पर कर्ता के बाद क्रिया लिखी जाती है, लेकिन यहाँ पर हिंदी में कर्ता के बाद कर्म लिखा जाता है और अंत में क्रिया होती है। तो अंतिम भाग को हम देखेंगे और वहीं पर क्रिया छुपी है, वहीं पर देखेंगे कि किस शब्द से पता चल रहा है कि काम हो रहा है। चलिए, तो अकर्मक और सकर्मक की बात हो रही है कि कैसे पता करेंगे कि कौन अकर्मक क्रिया है, कौन सकर्मक क्रिया है। तो देखिए, सबसे पहले क्रिया के पास हम पहुंचते हैं। ये इन्हीं उदाहरणों को हम देखेंगे। मोहन खीर खाया। देखिए, क्रिया तक तो हम पहुंच गए, खाया क्रिया है। अब ये पता करना है कि ये खाया जो क्रिया है यह अकर्मक है या सकर्मक है। इसकी पहचान के लिए यहीं पर इसी क्रिया के साथ क्या या किसे का प्रश्न जोड़ देते हैं। दो प्रश्न याद रखिए महत्वपूर्ण, अकर्मक और सकर्मक की पहचान के लिए क्या और किसे। ये दो ऐसे प्रश्न है जिससे पता आप कर सकते हैं कि यह क्रिया अकर्मक है कि सकर्मक है। अब देखिए, मोहन खीर खाया। क्या खाया? मोहन क्या खाया? उत्तर मिलेगा इसका खीर। अगर उत्तर मिलता है तो यह क्रिया सकर्मक होगी, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होगी। कई बार क्या का प्रश्न जोड़ने से उत्तर नहीं मिलता है तो किसे का प्रश्न वहां पर कर देना चाहिए। अगर फिर भी उत्तर नहीं मिलता है तो समझिए कि क्रिया अकर्मक है। देखिए, मोहन क्या खाया? खीर। उत्तर मिला, खीर कर्म हो गया। कर्म पहचान लिए तो कर्म भी पहचानने का तरीका मालूम हो गया। यहां देखिए, वे चाय पीने लगे। क्रिया तो पीने लगे। क्या पीने लगे? चाय। उत्तर मिला, इसका मतलब पीने लगे। यह क्रिया जो है सकर्मक है। ये भी सकर्मक, ये भी सकर्मक। तुमने मुझे फूल दिया। दिया क्रिया तक पहुंच गए हम लोग। क्या दिया? उत्तर मिला, फूल। इसलिए यह दिया क्रिया भी सकर्मक क्रिया है। अब देखिए, चौथा, पांचवा और छठवां वाक्य को ध्यान से देखिए। सलमा बैठी है। क्या बैठी है? सलमा क्या बैठी है? बैठी है क्रिया तक पहुंच गए। इसके साथ प्रश्न जोड़िए, सलमा क्या बैठी है। कोई उत्तर मिला? नहीं, दूर दूर तक कोई संभावना है कि इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। ये यहाँ देखिए, बच्चे दौड़ रहे हैं। बच्चे क्या दौड़ रहे हैं? उत्तर मिला या बच्चे किसे दौड़ रहे हैं? उत्तर मिला, नहीं मिला और कभी नहीं मिलेगा। इसलिए यह कौन सी क्रिया हो गई? दौड़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया हो गई। इसी तरीके से ये देखिए, तुम हंसने लगे। तुम क्या हंसने लगे? उत्तर मिला, नहीं मिला। तुम किसे हंसने लगे? उत्तर मिला, नहीं मिला। इसलिए यह भी अकर्मक क्रिया है। अकर्मक और सकर्मक समझ लिए और याद रखिए, क्या या किसे का ही प्रश्न जोड़ना है, वो क्रिया के साथ जोड़ना है। ये नहीं कि यहाँ पर जोड़ देना है कर्ता से पहले। क्या तुम हंसने लगे तो हाना में उत्तर मिलेगा। ये कर्म की पहचान नहीं है, वहां से होगी। क्रिया के ठीक पहले अगर प्रश्न करते हैं क्या और किसे का, तब इस प्रश्न का उत्तर मिलता है। कई बार क्या होता है कि क्रिया का एक कर्म नहीं होता है, एक ही क्रिया के दो दो कर्म भी जुड़े रहते हैं। ठीक है ना। अब ये देखिए, है मोहन मुझे पत्र लिखा। एक उदाहरण देख लीजिए, मोहन मुझे पत्र लिखा। हम यहाँ पर प्रश्न, क्रिया कहाँ है पहले ये देख लीजिए। मोहन मुझे पत्र लिखा, लिखना से पता चल रहा है ना, लिखना वाक्य के अंत में भी है और ये भी पता चल रहा है कि इसी शब्द से काम कोई हो रहा है या किया जा रहा है। ठीक है, तो ये लिखा हम लोग क्रिया पहचान लिए। अब ये देखेंगे कि यह क्रिया अकर्मक है कि सकर्मक है। यहाँ पर हम क्या का प्रश्न जोड़ते हैं। क्या का प्रश्न जोड़े? मोहन क्या लिखा? उत्तर क्या मिला? पत्र। उत्तर मिला आपको पत्र, उत्तर मिला पहला उत्तर। क्या प्रश्न का उत्तर मिला? क्या प्रश्न का मिला आपको उत्तर? पत्र। अब एक प्रश्न और जोड़ते हैं यहाँ पर, किसे लिखा? मोहन पत्र किसे लिखा?
ठीक है। या मोहन किसे लिखा, उत्तर मिला मुझे, दूसरा उत्तर क्या मिला, मुझे। अब बताइए किसे का ये उत्तर है, ठीक है। किसे प्रश्न का उत्तर मिला मुझे, और क्या प्रश्न का उत्तर मिला। यहां पर कहने का मतलब ये है कि लिखा जो क्रिया है इसके दो दो कर्म है, दो कर्म है। पहला कर्म है पत्र और दूसरा कर्म है मुझे। तो ऐसी क्रियाओं को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए इसमें जो क्रिया जो कर्म होते हैं उसको ध्यान से देख लीजिए। ये पत्र जो है ये निर्जीव है और मुझे यह सजीव है। तो जो निर्जीव होता है यह मुख्य क्रिया, मुख्य कर्म कहलाता है, मुख्य कर्म। और जो सजीव है ये कौन सा कर्म कहलाता है, गौण कर्म, ठीक है ना। जो निर्जीव होता है वो क्या का प्रश्न से ही मिलता है और किसे, अर्थात सजीव का उत्तर मिलता है। तो यहां तक आपके बात समझ में आ गई। अब हम लोग चर्चा करते हैं क्रिया के कुछ और रूपों। अब प्रयोग या संरचना के आधार पर हम लोग क्रिया का अध्ययन कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। क्रिया प्रयोग या संरचना के आधार पर इस तरीके से अध्ययन की जाती है। सबसे पहले सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है, देखिए वाक्य में एक ही क्रिया जब आती है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। क्रिया का सामान्य रूप है, जैसे वह विद्यालय गया, एक क्रिया आई अंत में, यही क्रिया का सामान्य रूप है, इसी को सामान्य क्रिया कहते हैं। अब देखिए मुख्य क्रिया क्या होती है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, वह पतंग उड़ा रहा है। इसमें किस क्रिया से, क्रिया शब्द यहाँ पर तीन, उड़ा रहा है, तीन क्रियापद हैं। किससे पता चल रहा है कि मुख्य अर्थ की प्रतीति हो रही है, उड़ाना से। तो यही जो है मुख्य क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया शब्द को देखकर मुख्य अर्थ का पता चले वही मुख्य क्रिया कहलाती है। तुम मुझे बुला रहे हो, बुलाना यहाँ पर क्रिया है जो कि मुख्य अर्थ दे रही है, इसे क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं, जो मुख्य अर्थ दे। यहीं पर इसकी परिभाषा छिपी हुई है। जो मुख्य क्रिया, जो क्रिया मुख्य अर्थ दे वही क्या होती है, मुख्य क्रिया होती है। अब सहायक क्रिया क्या होती है, इस मुख्य क्रिया के अर्थ को व्यक्त करने में कुछ क्रियाएं सहायता देती हैं। जैसे रहा है, क्या है, मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरी तरह से व्यक्त करने में यह सहायता दे रही है, रहा है। तो ये सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया की सहायता कर रही है। ऐसे तुम मुझे बुला रहे हो, बुलाना क्रिया की सहायता कौन यहाँ पर कर रहा है, ये रहे हो। तो यही सहायक क्रिया है जो मुख्य क्रिया की सहायता कर रही है। किस तरह से सहायता कर रही है, उसका अर्थ पूरी तरह से व्यक्त करने में सहायता कर रही है। अब देखिए रंजक क्रिया एक होती है। रंजक क्रिया क्या होती है, रंजक का अर्थ होता है रंग देना, ठीक है ना। रंगने से रंजक बना है। तो कैसे रंग दिया जाता है, आप देखते हैं चित्रकार कोई चित्र बनाता है तो रंग भरता है। कैसे भरता है, कहीं पर बहुत गहरा रंग कर देता है, किसी रंग को बहुत हल्का कर लेता है। तो उसी तरह से क्रिया को नए प्रभाव से रंगती है जो क्रिया, वो रंजक क्रिया होती है। नया प्रभाव उसमें पड़ जाता है, रंग देती है। जैसे नरेंद्र आ गया। अब देखिए आया भी और गया भी दोनों क्रियाएं हैं, ठीक है। तो आना तो मुख्य क्रिया है, इसी से पता चलता है कि वो आया, नरेंद्र आया। लेकिन यहाँ पर क्या पता चल रहा है, गया भी, तो गया तो नहीं, वह आ गया। आने क्रिया में एक नया प्रभाव भर दे रही है। इसी नए प्रभाव भरने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, रंजक क्रिया। ऐसे ही मोहन तुम्हारे घर जा धमका, जाना तो क्रिया है, धमका क्या है, यही नया प्रभाव भर दे रही है, इसी को रंजक क्रिया कहते हैं। अब देखते हैं संयुक्त क्रिया क्या होती है। देखिए यहां से यहां तक ये जो क्रिया है, मुख्य क्रिया के साथ उसकी जितनी सहयोगी क्रियाएं हैं, रंजक क्रियाएं हैं, सबको मिलाकर एक साथ जब बोलेंगे तो वो संयुक्त क्रिया, संयुक्त मतलब जुड़ी हुई क्रिया है। यहाँ देखिए उड़ा रहा है, यहां से यहां तक जब बोलेंगे तो ये संयुक्त क्रिया है। बुला रहे हो, ये संयुक्त क्रिया है क्योंकि कई क्रियाएं एक साथ मिली हुई है। अब ये देखिए आ गया, यहां से यहां तक मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया आपस में जुड़ी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। यहाँ देखिए जा धमका, ये दोनों को मिला देंगे हो जाएगा
संयुक्त क्रिया। अब देखते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? देखिए, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से जो क्रियाएं बनती हैं उन्हीं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कुछ संज्ञा शब्द होते हैं, बात शब्द को लेते हैं, बात संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा है, इससे शब्द बनता है क्रिया शब्द बतियाना। ऐसे ही लात संज्ञा शब्द है, इससे लतियाना। ऐसे ही अपना सर्वनाम है तो इससे क्या नया शब्द बन जाएगा? अपनाना, अपनाना। इसी तरह से विशेषणों से भी क्रियाएं बनती हैं। ठीक है, ये विशेषण से लंगड़ा से लंगड़ाना, साठ से सठियाना। बोलते हैं ना, सठिया गया है बूढ़ा तो 60 के पार चला जाता है। ठीक है ना, ये विशेषण है। विशेषण से भी जो क्रियाएं बनती हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से जो क्रियाएं बनती हैं उन्हीं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब इसके बाद आता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया इसके नाम में ही जुड़ा हुआ है। शब्द को ही ध्यान से सुनेंगे ना, पूर्व और कालिक दो शब्द हैं इसमें। पूर्व का मतलब पहले और कालिक मतलब काल, समय, यानी पहले का समय। तो पूर्वकालिक क्रिया हो गई जो क्रिया पूर्व कालिक। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब कोई कर्ता एक क्रिया करने के बाद दूसरे काम में लग जाता है तो वही पहले वाला जो काम होता है ना उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वह खाकर सो गया, खाकर सो गया। अब यहां पर देखिए दो क्रियाएं हैं। ठीक है, एक खाना और एक सोना, लेकिन कौन सी क्रिया पहले हुई? खाना। ये खाकर, यही पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया होगी वह खाकर सो गया, जो पहले वाली क्रिया होगी। पूर्व मतलब पहले वाला, कालिक मतलब कालिक, समय। जो पहले क्रिया हो जाती है उसको पूर्वकालिक क्रियाएं कहते हैं। एक कर्ता जब उसी समय होता है जब एक कर्ता दो क्रियाएं एक साथ करता है, एक के बाद दूसरी क्रिया करता है। ठीक है, इसके बाद होता है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या होती है? अब प्रेरणार्थक क्रिया, इसी में इसका अर्थ भी छिपा हुआ है। ठीक है ना, इसमें दो शब्द होते हैं, प्रेरणा और अर्थक। अर्थात प्रेरणा मतलब प्रेरित करे। कोई ऐसा करता जो खुद क्रिया में भाग न ले, खुद काम न करे, लेकिन दूसरे को प्रेरित करे, वही क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे हम कहें गीता सीता से पत्र लिखवाती है, सीता से पत्र लिखवाती है। गीता सीता से पत्र लिखवाती है। अब यहां पर देखिए, लिखती नहीं है, गीता लिखती नहीं है, लिखवाती है। प्रेरणा दे रही है किसको? सीता को। ये लिखवाती क्रिया क्या हो जाएगी? यही प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना। ऐसे ही सुनना से सुनवाना, सुनाना और सुनवाना, तो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक दो बनती है प्रेरणार्थक क्रियाएं। ठीक है ना। इसके बाद आता है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक, अनुकरण से बना है, अनुकरण से अनुकरणात्मक क्रिया। अब ये क्या होती है? अब इसका भी अर्थ जो है यहीं पर छिपा हुआ है, इसके शब्द में भी। अनुकरण क्या होता है? नकल करना। तो कुछ ऐसी ध्वनियां होती हैं, कुछ ऐसी आवाजें होती हैं जिसका अनुकरण करके भी क्रियाएं बनाई जाती हैं। ऐसे ही क्रियाओं को कहते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। जैसे घोड़ा कैसे आवाज करता है? हिन हिन करता है, तो हिन हिन शब्द से बन गया हिन हिनाना, एक क्रिया बन गई। हिन हिन से क्या बना? हिन हिनाना। तो घोड़ा हिन हिना रहा था, हिन हिनाना। अब ऐसे ही खटखट से खटखटाना, थप थप से थपथपाना, तो ये बन जाती है। इसी को कहते हैं अनुकरण करके, ध्वनियों का, आवाजों का अनुकरण करके जो क्रियाएं बनाई जाती हैं उसे कहते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। और इस तरह से क्रिया का सभी भाग हमने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया बहुत सारांश रूप में।
और अगर आपके समझ में आ गया होगा तो मेरी यह कोशिश सार्थक होगी। धन्यवाद।